जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले टेस्ट 7 और टेस्ट 8 इन दो टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी, तो ये टेस्ट डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले टेस्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1A, ब्रीफली डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या है भाई? कुछ भी नहीं पता। व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट, और डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि क्लासिकल डायग्राम बनानी है केन्जियन। क्या क्वेश्चन में मेंशन किया कि जो डायग्राम बनानी है हमने डिफ्लेशनरी गैप की, वो केन्जियन के क्लासिकल मेंशन नहीं किया, जो मर्जी बना सकते हैं। कितने स्टूडेंट क्लासिकल डायग्राम बनाएंगे, क्लासिकल इक्विलिब्रियम? कितने स्टूडेंट केन्जियन वाली डायग्राम बनाएंगे? हाँ, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है। नहीं, दोनों ठीक है क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। पार्ट बी, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ विड्रॉल एंड इंजेक्शंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिर्फ लिस्ट देनी है। क्या है विड्रॉल की? क्या टाइप्स है? सेविंग, टैक्स, ठीक है, और इंपोर्ट। इंजेक्शंस की क्या एग्जांपल है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। करेक्ट। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 अप्रोचेस टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की अप्रोचेस को डिस्क्राइब करना है, सिर्फ नाम नहीं देना। ये भाई मुझे बताएंगे 3 अप्रोचेस क्या है नेशनल इनकम मेजर करने की। नहीं बतानी? क्यों? जी, क्या अप्रोचेस है? एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और वैल्यू एडेड या आउटपुट अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में कैसे मेजरमेंट होती है? इकोनॉमी में जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उन सबका एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया जाता है, यानी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N। इनकम अप्रोच में क्या होता है? इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका रिवार्ड ऐड कर लिया जाता है, इनकम ऐड कर ली जाती है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और वेजेस भी बिफोर टैक्स है। और आउटपुट अप्रोच में क्या किया जाता है? मार्केट इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब की फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड किया जाता है। फाइनल का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यूज को ऐड नहीं किया जाता। आपको याद है ना इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? ऐसे गुड्स जो एक सेक्टर की आउटपुट है, दूसरे सेक्टर की इनपुट है। क्वेश्चन 1 क्लियर? क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी? ब्रीफली डिस्क्राइब जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जी आप बताइए, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है? जीडीपी से जीएनपी पे जाना हो क्या करते हैं? नहीं पता क्या करते हैं, हम कभी गए नहीं। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड का दूसरा नाम क्या है? फॉरेन फैक्टर इनकम। तो ये जीएनपी आ जाती है। और एनएनपी क्या होती है? हाँ, ग्रॉस और नेट का फर्क क्या होता है? डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। और ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है इकोनॉमिक्स में? कैपिटल कंजम्पशन। कैपिटल कंजम्पशन। ब्रीफली डिस्क्राइब जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये भाई जॉइंट पे बैठे हैं, क्या फर्क है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में? कोई आइडिया नहीं है यार। पता नहीं किनको पढ़ाता रहा हूँ, मुझे हैरानगी होती है। वो किधर गए हैं स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक? हाँ जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है भैया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है आप? हाँ जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या? एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं?
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जी। बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसफर पेमेंट्स। भाई क्या ढूंढ रहे हैं मेरे भैया, इसमें से क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी नहीं ढूंढ रहे। अच्छा फिर मुझे मेरा भाई मुझे बताए ट्रांसफर पेमेंट्स किसको कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? वन वे पेमेंट्स, जिसमें दूसरी तरफ से कोई गुड या सर्विस जो है वो रिसीव नहीं होती। ये इसके दो एग्जांपल्स हैं, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट भी होती है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट भी होती है। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट की एग्जांपल पेंशन, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट क्या है? चैरिटी, गिफ्ट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफिकल्टीज आर यूजुअली फेस्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। अच्छा बताइए क्या मेथड स्पेसिफाई किया उसने? इसका मतलब है हमने जनरल वाली डिफिकल्टीज लिखनी है, जो कि क्या थी? लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ और अनसर्टेनिटी है किस चीज में? हाँ, रिकॉर्ड कीप नहीं करते अक्सर लोग जो है। और आगे ये दो दोनों ने भी बता दी। सम इनकम कैन नॉट बी कैप्चर्ड, कौन सी? ब्लैक इकोनॉमी और होम एक्टिविटीज। होम एक्टिविटीज कुछ नहीं याद करके आए हुए आप। हाँ जी, ब्लैक इकोनॉमी इसी को कहते हैं ना, टैक्स से बच, यहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इसमें, यहाँ टैक्स से बचाने के लिए लीगल इनकम रिपोर्ट नहीं की जाती। क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट किया आपने? अभी कीजिए। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ये क्या होगा? सी, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर ये आई, ये टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर मेरे भाई आई है क्या? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। शाबाश यार, आज आप घर से पढ़ने नहीं आए मुझे ये लगता है। समोसा समोसे खिलाओ, मैं समोसों की रेडी ही लगा के बैठा हूँ, हैं समोसे बेचता हूँ ना मैं। क्या ये नहीं तो क्यों ये बात की है? क्या सोच के ये बात की है तुमने? मैं समोसे बेचने वाला हूँ। ये बता आगे, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ जाएगा? जी, कैपिटल फॉर्मेशन हमारा ये है आई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट रिसीट एक्स, इंपोर्ट पेमेंट एम, सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेस में से लेस हो जाएगी। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचने के लिए ये ऐड होगी। कैपिटल डेप्रिसिएशन, ग्रॉस जीएनपी से एनएनपी पे पहुंचने के लिए लेस होती है जीएन। लेकिन क्या यहाँ पे ये यूज होगी कैपिटल डेप्रिसिएशन? क्योंकि इसने नेट के बारे में पूछा ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, इसका आंसर नोट कर लीजिए। जीएनपी एट मार्केट प्राइस है 660 और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है 500। यही आंसर है। क्वेश्चन 5, with the help of diagram explain the effect of falling on macroeconomic equilibrium under neoclassical approach। हमने तो पढ़ा है क्लासिकल अप्रोच होती है एक केन्जियन, ये न्यू क्लासिकल कौन सी होती है? एक केन्जियन वाली, ये ले सुन लें। और क्लासिकल वाली कोई न्यू क्लासिकल, उसके नाम में लिखा है क्लासिकल, फिर कहता है केन्जियन होगी। क्लासिकल न्यू क्लासिकल एक ही है। अभी सारा क्वेश्चन गलत होने लगा था। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, बना दो डायग्राम बना के पता है आपको कैसे करना है। तो बताइए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी अगर, तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? जीडीपी भी बढ़ेगी, प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस कम होगी, जीडीपी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6,
With the help of diagram, explain the effect of falling on macroeconomic equilibrium under Keynesian approach. Aggregate demand increases. Keynesian approach में aggregate demand increase होती है, क्या फर्क पड़ेगा? GDP increase होगी, प्राइस पे aggregate supply increase हो तो ना GDP पे फर्क पड़ेगा ना प्राइस पे फर्क पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? टेस्ट 7 इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए क्लोज कर दे इसको। अब आइए टेस्ट 8 पे। टेस्ट 8, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है मेरे भाई? हाँ, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग ड्यू टू मार्जिनल तो हमेशा आपको पता है चेंज से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो ये होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कैसे कैलकुलेट, कैसे? एक तो फार्मूला यही है, ठीक है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन। एक दूसरा फार्मूला भी है, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमने पढ़ा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। लिस्ट एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग। अभी पता चल जाता है, ये क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इसका जवाब दे दिया तो भाई इंशाल्लाह पास, 50 रुपए इनाम चला। वेल्थ इंक्रीज होने से सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अब सब बता दिया। ऐसे नहीं, जिससे मैंने कहना था उसने बताना था ना, ऐसे थोड़ी है। अब सबको 50 थोड़ी मिलेगा, सूल होता है। नहीं, अब अगले क्वेश्चन पे सेव। इनकम इंक्रीज हुई तो सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। और क्या डिटरमिनेंट्स है सेविंग के? लिक्विड एसेट्स जो है वो मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट का डिटरमिनेंट है। इंटरेस्ट रेट, शाबाश, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी सेविंग का डिटरमिनेंट है? मुझे तो लग रहा है कंजम्पशन का है। सप्लाई ऑफ मनी सेविंग का डिटरमिनेंट है, कंजम्पशन का है? कंजम्पशन का है, सेविंग का तो नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होने से सेविंग ज्यादा होगी क्या? लोग ज्यादा खर्च करेंगे। बी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो इसकी डेफिनेशन सुनाएगा उसको 50 रुपए इनाम। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन एक, बस और कोई नहीं। ये हाल है आपका। कंसेप्चुअली पता है ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं? कंसेप्चुअली IRR को, प्रॉफिटेबिलिटी रेट को। जी बताइए। इट इज अ डिस्काउंट रेट विच मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल एसेट मेक्स इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। शाबाश, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। क्वेश्चन 2, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, लिस्ट एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है, डिटर्मिनेंट्स बताने हैं। ये भाई जो केले केले बैठे हैं, मेरे भैया आप बताइए इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? ये भैया इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स, और भाई बता दो क्या हो गया है? शॉर्ट, हाँ शॉर्ट टर्म डिटरमिनेंट भी है, लॉन्ग टर्म भी है। कोई से बता दे, चाहे मिक्स करके बता दे। अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स, डिमांड फॉर गुड्स, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट को जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन, करंट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स,
करंट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, ये भी था ना, अगर करंट क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट बी, लिस्ट सिक्स मेजर्स थ्रू व्हिच ए गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन 3 पार्ट ए, डिस्कस केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड द रिलेटेड प्रोपोजिशंस। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। 3 प्रोपोजिशंस क्या है सिखाए थे? इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। Autonomous investment does not change with income. Induced consumption change with income. Briefly describe determinants of consumption in an economy. अब बताइए भैया, सप्लाई ऑफ मनी, कंजम्पशन क्या, डिटर्मिनेंट्स क्या है कंजम्पशन के? और डिस्पोजेबल इनकम और वेल्थ, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, change in tax rate. Question 4, following data relates to an open economy where Y is the national income and YD is the disposable income which is equal to 70% of the national income. ये करवा दो मैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल, यहाँ पे नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी है। तो नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? नेशनल वाई को शो किया जाता है नेशनल इनकम के लिए, वाई इज इक्वल टू सी प्लस जे प्लस एक्स माइनस एम। अब हमने सिर्फ फिगर्स इनपुट करनी है इसमें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? अब वाई है टोटल, सी है 0.4 YD प्लस इन्वेस्टमेंट है 300, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 600, एक्सपोर्ट 500 माइनस इंपोर्ट 0.28 Y, ये इज इक्वल टू Y। और YD इसकी क्या वैल्यू है? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी इक्वेशन यू बन जाएगी 0.4। अब डिस्पोजेबल इनकम की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जो क्या है 0.7 Y। ये समझ आया आपको? ये डिस्पोजेबल इनकम को हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 300 प्लस 600 प्लस 500 माइनस 0.28 Y। इसको सॉल्व कर लें, 0.4 को मल्टीप्लाई करें 0.7 Y के साथ, 0.28 Y प्लस इनको ऐड कर लेते हैं, ये क्या है 300 प्लस 900 प्लस 5 1400 माइनस 0.28, वहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1400। ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। सिंपल कैलकुलेशन इक्वेशन थी, सिर्फ फिगर्स को पुट करना था आपने। बी पार्ट, फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट इफ द रेट ऑफ टैक्सेशन इज 30%। फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला क्या है, होता क्या ये? गवर्नमेंट रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही फिस्कल डेफिसिट होता है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है 1400, सॉरी 1400 नेशनल इनकम है, ये टोटल इनकम है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना होगा, इस पे जो टैक्स लगेगा, ये पूरे मुल्क की इनकम है, ये सारी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, गवर्नमेंट के पास जो इनकम पे टैक्स है वो जाएगा। तो टैक्स रेवेन्यू कितना है गवर्नमेंट का? टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाइड बाय 30%, कितना आया
420 और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं? 600। तो अब बताइए एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम? इनकम 420 है, एक्सपेंडिचर 600 है, ज्यादा क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा। कितना शॉर्टफॉल आया? 180। भाई यही आता है ना? चेक कर लें, गलत तो नहीं कर लिया हमने? हाँ 180 नहीं, सही है, सही है। क्वेश्चन 4 के समझ आया कुछ? अच्छा, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था, बस जैसे जहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आती है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन फर्म्स एंड इंडिविजुअल। इंक्रीज ये सिखाया था ना लास्ट कंसेप्ट। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा फर्म्स पे और इंडिविजुअल्स पे? क्या होगा? इंटरेस्ट इंक्रीज रहने से सेविंग ज्यादा हो जाएगी, बोरोइंग क्या होगी? कम हो जाएगी, और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। इनफ्लो, इंटरनेशनल कैपिटल इनफ्लो होगा आउटफ्लो? इनफ्लो होगा। याद है ना, 2 कंसेप्ट पढ़े थे, सेविंग रेट का इंपैक्ट और इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट। टेस्ट रेट में कोई प्रॉब्लम? टेस्ट रेट भी क्लियर। अब आ जाए हम एमसीक्यूज की तरफ। भैया लेक्चर चाहे बोरिंग जो भी हो, पढ़ाना तो है, ठीक है। टेस्ट डिस्कस करना ये भी कॉलेज पॉलिसी में शामिल है, एमसीक्यूज डिस्कस करना ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बगैर तो आगे नहीं जा सकते। अभी पहले इनको एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं ना, इसके बाद फिर लेक्चर की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। अभी है हमारे पास जी। चलिए चैप्टर 7 एमसीक्यूज की तरह। एमसीक्यूज अपने सामने रखिए, पेज 250, पेज 250। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम? 8 if marginal propensity to consume of less and marginal propensity to consume less than 1 means that an increase in current disposable income would cause consumption expenditure fall slightly because the increase in income will increase saving। क्या इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, इंक्रीज होगी भाई। ये तो टोटली सीधा ही गलत है ना। राइज बाय द फुल इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतनी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। भाई ये तो उस वक्त होता अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती? 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होती तो जितनी इनकम इंक्रीज हुई उतनी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भी गलत है। C stay the same because the marginal propensity to save is also less than 1। नहीं, मार्जिनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसने कहा है, कंजम्पशन इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम रहेगा? सेम नहीं होगा, कम कम हो जाएगा। तो खुदा का खौफ करे कि केन्स की रूह तड़प उठी होगी ये बात सुन के। और भाई वो यही तो बता गया था मरते मरते कि जब इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन उस अमाउंट से नहीं जितने से इनकम बढ़ी है। आप कभी कंजम्पशन को लेस कर देते हैं, कभी उधर ही रहने देते हैं, कभी इक्वल अमाउंट से बढ़ा देते हैं। ऐसे तो ना करें यार उसके साथ। राइज बाय लेस देन फुल इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, यही तो क्या गया था डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी जी। और कोई क्वेश्चन 10 तक? कोई क्वेश्चन नहीं? 2 वाला सुन लें। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन बाय। पहले बताइए, इन्वेस्टमेंट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व कहते हैं,
उसे इन्वेस्टमेंट कर्व भी कहते हैं, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व भी कहते हैं। देखिए जब हमने डायग्राम बनाई थी शायद दोनों नाम मैंने आपको बताए थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई इसमें? बी। डिमांड कर्व तो प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड में। और आपने कौन सी गई थी? 6। व्हेन स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व इंक्रीजेस। एग्रीगेट स्लोप का क्या मतलब होता है? अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आपको याद है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल? रफ सा बना रहा हूं मैं। ये थे हमारे इनकम या सप्लाई लाइन, ये टोटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है स्लोप जब इंक्रीज हुआ, स्लोप इधर जीडीपी या नेशनल इनकम है ना, जीडीपी या आउटपुट या नेशनल इनकम। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट यहां से आएगा, लेकिन अब ये स्लोप है, ये स्लोप इंक्रीज हुआ है। ये स्लोप पता ना, ये 30 का स्लोप, ये 45 का, इसको फिर ऐसे ले जाएंगे, ये 60 का हो जाएगा, सीधा ले जाए 90 का हो जाएगा। स्लोप इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ा? जीडीपी इंक्रीज हो गई। स्लोप किसको कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर के स्लोप को क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? ये जो इस लाइन का स्लोप है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? हाँ जी। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यही है, इधर कंजम्पशन होती है इधर इनकम होती है, तो ये यही मेजर करेगा ना, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इसमें नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 6 में? ए। क्वेश्चन 11 से 20 तक 14 वही कैलकुलेशन, जहां आई बस आपके 12 बज जाते हैं। ए फैमिली स्पेंड्स ₹2000 ऑन कंजम्पशन व्हेन इट्स इनकम इज 0। ये कौन सी कंजम्पशन है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड ₹6000 ऑन कंजम्पशन व्हेन इट्स इनकम इज ₹6000। assume that consumption function is straight line. This family's marginal propensity to save is equal to। अब देखें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर लें, उससे भी इनडायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा जी। 6000 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? नहीं समझ आ रहा। अभी देखिए कैलकुलेट क्या करना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम कंजम्पशन, इनकम 0 है, कंजम्पशन कितनी है? इनकम 6000 है, कंजम्पशन कितनी है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करने का एक फार्मूला तो ये है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। वो दिया ही नहीं हुआ सेविंग। दूसरा फार्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना कैलकुलेट कर लें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या फार्मूला है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना है? तो ये कितना आ गया कट कटा के? 2/3। ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना है? 1/3। 1/3 ए ऑप्शन करेक्ट है। भैया आप समझ आया? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
एक फार्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, दूसरा फार्मूला क्या है? 1 माइनस मार्जिनल प्रोफेसिलिटी टू कंज्यूम। जी 20 तक और कोई क्वेश्चन? 17 एक्सीलरेटर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एज द इकोनॉमी हीट्स अप इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल ये बताता है क्या कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगी? नहीं। क्या बताता है एक्सीलरेटर प्रिंसिपल? कि आउटपुट इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्विकन्स इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, ये बता रहा है। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल किन दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है? एक्सीलरेटर प्रिंसिपल किन दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है? आउटपुट और इन्वेस्टमेंट का। और क्या रिलेशनशिप बताता है? आउटपुट इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस आल्सो एज वेल। नहीं, गलत। इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल ये तो नहीं बताता। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ समझ आई? ये चैप्टर 8 का। अच्छा ये हाँ चैप्टर 7 में आ गया। हाँ ठीक है, चैप्टर जो है ये चैप्टर 8 है, लेकिन अटेम्प्ट तो कर सकते हैं ना आप, इस वजह से चैप्टर 8 में होना चाहिए। जी और कोई क्वेश्चन 20 तक? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा 21 से 30 तक बेहतर है 19 को क्रॉस कर दें। 19 को क्रॉस कर दें। We would move along the demand for investment schedule to new level of investment spending. डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल क्या होता है? कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट कर्व में न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे पहुंचेंगे इफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस इंक्रीज्ड। उसी में मूवमेंट की बात कर रहा है। ये जो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो होता है, ये शेड्यूल की जगह पे लिख लीजिए, शेड्यूल को लफ्ज को काट के लिख ले कर्व, और बी ऑप्शन में कांग्रेस है, कांग्रेस की बजाय काट के लिखते हैं पार्लियामेंट। आपको बताया था ना इधर उधर से क्वेश्चन हम इकट्ठे करते हैं, तो इधर उधर से क्वेश्चन हम जो इकट्ठे करते हैं, एमसीक्यूज बताया नहीं था लास्ट लेक्चर में, वो इधर उधर की पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान किताबों से नहीं उठाते हम फॉरेन कंट्रीज की किताबों से उठाते हैं, यूएसए की बुक से। आई कैप की बुक जो है यूं समझिए, हाँ जी, जहाँ से वो बनाता है हम भी कुछ नहीं, वो छोड़ें, वो हम किसी इकोनॉमिक्स में है, अब छोड़ें, अब आप क्या बात है। करंट केन्स का पता है ना, केन्स के बाद जो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मशहूर था ना, जो केन्स का बड़ा फॉलोअर था, वो था सैमुअल्सन। वो 2010 में मर गया। वो मरने से पहले जो आखिरी किताब, जो आपको पता है हर सब्जेक्ट में कोई एक किताब होती है ऑथेंटिक, जो मानी जाती है कि ये बस आखिरी है इस सब्जेक्ट में, इससे ऊपर कोई किताब कोई नहीं है, उसकी किताब मानी जाती है। उसकी किताब से एमसीक्यूज हमने कंसल्ट किए हैं। हाँ जी, तो वो चूंकि अमेरिका का था तो यहाँ पे इसलिए कांग्रेस का लफ्ज आ गया। कांग्रेस को काट के यहाँ पे क्या लिख दीजिए, पार्लियामेंट। ठीक है, उसको मेड इन पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने कंसल्टेशन के लिए कुछ उनको चेंज करके कंसल्ट किया है। अब कहते हैं हर टीचर फॉरेन बुक्स को कंसल्ट करता है जी, नहीं भैया मैं नहीं उससे मिला कभी। तो इसमें मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कर्व जो है क्या कौन रहा है देख अल्लाह की शान। चलिए तो इंटरेस्ट मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट कर्व में जब चेंज आता है किस वजह से चेंज आता है? टैक्स रेट के चेंज होने की वजह से, टैक्स रेट के चेंज होने की वजह से नहीं, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आता है, मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट, शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, मूवमेंट होती है, किस वजह से होती है? और इन्वेस्टमेंट कर्व में जो शिफ्ट होता है वो किस वजह से होता है?
इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स की वजह से। हाँ जी, ये बाकी के जो है वो भी इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट हैं, बाकी की ऑप्शन ए बी सी ये भी इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन ये शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कॉज करेंगे। जो मूवमेंट है ये सिर्फ एक ही चीज करेगी, का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं समझ आई कुछ आपको? अच्छा, और कोई क्वेश्चन? 21 से एंड तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 32 तक। 24, if your marginal propensity to consume is always 2/3 to 2/3 and your break even point is 6,000, then with rupees 7,200 of disposable income your consumption will be exactly, marginal propensity to consume है 2/3 और ब्रेक इवन 6,000। इसका मतलब क्या? ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगी। विद रुपीज 7,200 पे कंजम्पशन क्या होगी? इसको पेंडिंग कर दे भाई, ठीक है, पेंडिंग कर दें। इसमें कैलकुलेशन जो है वो डिटेल करनी पड़ेगी, ये कल करेंगे हम, अभी टाइम कम है, ये डिटेल कैलकुलेशन की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। कैलकुलेशन वाले और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसको हम कल करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वाला और कोई क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में भी नहीं करें, वैसे है भी नहीं कोई और, सिर्फ एक। तो 24 इंशाल्लाह कल करेंगे हम। नेक्स्ट 22, सेविंग इज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स सेपरेटली एंड कलेक्टिवली फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। क्या सेविंग इंडिविजुअल करते हैं? सेविंग इंडिविजुअल करते हैं ना, बहुत सी रीजंस की वजह से। क्या रीजंस होती है बताई थी? मोटिवेशनल फैक्टर्स, जी बिल्कुल। बी, टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिटल। क्या सेविंग न्यू कैपिटल के लिए भी यूज होती है? सेविंग ही बाद में इन्वेस्टमेंट बनती है ना, बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो नहीं सेविंग करते इन द फॉर्म ऑफ बजट एफ, नहीं। व्हेन एन इंडिविजुअल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ग्रेटर देन 1, ये तो इम्पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी दोनों है। इस तरह की सिचुएशन में आप ए को टिक कर दें या बी को कर दें, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके अलावा क्वेश्चन 27, एन आउटवर्ड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। अब ये शिफ्ट पहले मूवमेंट की बात की थी, अब शिफ्ट की बात कर रहा है। क्या? ए डिक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, टोटल आउटपुट डिक्रीज होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से टोटल आउटपुट तो बढ़ जाती है। गलत। इंक्रीज इन बिजनेस टैक्सेशन इंक्रीज होगा तो शिफ्ट आउटवर्ड थोड़ा ही होगा, वो तो इनवर्ट होगा। ए चेंज टुवर्ड्स ऑप्टिमिज्म ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएगी। हाँ बिल्कुल। फिर अगर इन्वेस्टर, फिर इन्वेस्टमेंट कर बढ़ेगा। ए रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तो सही, लेकिन वो मूवमेंट नहीं है, वो मूवमेंट है, शिफ्ट नहीं है। यहां पे पूछ क्या रहा है? शिफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? सी, जी। और भी क्वेश्चन? क्लियर? चलिए, ये हमारे एमसीक्यूज भी। अब 2 मिनट, देखो मुश्किल का काम नहीं है, मैंने जानबूझ कर रखा।